ठीक है, शुरू कर लेते हैं। आवाज़ आ रही है ना मेरी सबको? कोई ऐसा जिसको आवाज़ ना आ रही हो? ठीक है। माइक वगैरह नहीं है ना आज, और ना ही ईयरफोन है, वो क्लास में ही भूल गया था मैं रख के। बोर्ड विजिबल है सबको? ठीक है, तो बताते चलो फिर। क्वेश्चन नंबर 1। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 कराना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 करा रहा हूँ। देखो कहाँ गया कहाँ गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है हाफ के, तुम्हें पता है ये फॉर्मूला तो लगेगा हाफ के एक्स स्क्वायर है ना। तो हाफ के एक्स स्क्वायर में अगर पहले वो एस पे था और बाद में वो एस और डिस्प्लेस हो गया तो नेट डिस्प्लेसमेंट 2s हो गई। तो फाइनली उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या है? 2s। तो हाफ के 2s स्क्वायर उसके क्या हो जाएगी? स्प्रिंग एनर्जी जो कि उसमें स्टोर हुई। और इसमें से क्या माइनस करेंगे हम? हाफ के पहले कितना डिस्प्लेस हुआ? एस का स्क्वायर। हाफ के कॉमन लिया और आंसर आ जाएगा। तो अगर इसको करें तो ये आ जाएगा हाफ के, इसको लिख देते हैं 4s स्क्वायर माइनस हाफ के एस स्क्वायर। ठीक है, ये वाली चीज़ मेरे को सवाल में गिवन है। कितनी है ये वाली चीज़? बोलो। 10। और ये वाली कितनी? ये वाली कितनी हो जाएगी? अगर मान लो ये 10 है, अगर ये 10 है 40। तो 4 इंटू हाफ के एस तो स्क्वायर ये लिख सकते 40 हैं। तो ये 40 हो गई। तो 40 माइनस 10 कितना हो गया? 30। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। तो सर इसमें एस डिस्प्लेस करने के बाद जो एस आया है उन दोनों के बीच। बाद में तेरी आवाज़ बिल्कुल गई, कट गई एकदम। एक्सक्यूज मी सर। हम्म। सर मेरे को तो मैं ज्वाइन कर रहा हूँ दूसरे अकाउंट से, उससे आप मेरे को ज्वाइन इन करा दीजिए प्लीज। इस वाले अकाउंट में क्या हो गया भाई? सर ये मम्मी का फोन है, मैं अपने टैब अच्छा से अच्छा, ज्वाइन कर रहा हूँ। ठीक है ठीक है, आ जल्दी आ फिर, भक्के एकदम। सर हम्म। सर किसी को ज्वाइन होना है तो आप एक्सेप्ट कर लीजिए। अब मैं तो एक्सेप्ट कर ही लूँगा, बट ये समझ में आया सभी को? वो कह रही है कि आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। हैं, कर तो रहा हूँ, आए तो सही। सर मुझे भी कर लीजिए एक्सेप्ट। अरे यार तुम कैसी बात कर रहे हो? तुम अगर कॉल में हो तो तुम एक्सेप्टेड हो ना। तुम कैसे बता पा रहे नहीं, दूसरे दूसरे हो? अकाउंट दूसरे से अकाउंट मैं से हैकिंग टू ज्वाइन कर रहा हूँ। भेजेगा तभी तो करूँगा यार। सर मेरा तो हो रखा है अपने एंड से। अच्छा अच्छा, एक सेकेंड एक सेकेंड। इसने कोई पुड़ुप पुड़ुप नहीं करी है। 3 रिक्वेस्ट आई, तीनों ज्वाइन कर दी मैंने। ठीक है ठीक है। तो पहले वाले क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है तो पूछो जल्दी फटाफट। पहले वाला सब पे क्लियर? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। एक बार वापस ब्रीफ एक्सप्लेनिंग एक बार वापस बता दीजिए। और वापस बता देता हूँ, एक सेकेंड। इसमें मैंने कहा था कि उसने सवाल ने बोला कि पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की देखनी है मुझे। अगर कोई स्प्रिंग रखा हुआ है यहाँ पे ऐसे दीवार से अटैच्ड, और इसको मैंने एस डिस्प्लेस करवा दिया, फिर तब भी हमारी तबीयत हरी नहीं हुई, हमने फिर इसको और एस डिस्प्लेस कराया, है ना। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो इसमें एनर्जी स्टोर हुई वो ही हाफ के एक्स स्क्वायर, और एक्स की जगह एस रख देंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक जो एनर्जी स्टोर होगी वो होगी हाफ के 2s स्क्वायर। ठीक है, इसकी वैल्यू 10 है, तो क्या इसकी वैल्यू 40 हो जाएगी? क्योंकि ये 4 टाइम्स ऑफ के एस स्क्वायर आएगा।
तो यहाँ से लेके यहाँ तक सरकाने में क्या मेरी एनर्जी 30 जूल लगी होगी? ओके सर। ठीक है, ओके। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2। थ्री, 4, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं क्या कह रहे नो सर, 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देख जी। लेते हैं। 3. A spring of 40 mm long is stretched by the application of a force. If 10 Newton force required to stretch the spring through 1 mm, then work done in stretching the spring through 40 mm is. ठीक है, देखो इसका भी देखते हैं। उसने कहा कि हमारे पास एक स्प्रिंग को अगर मैं 40 mm स्ट्रेच कर दूं किसी फोर्स को अप्लाई करने से, और अगर अच्छा हाँ सीधा सीधा दिया हुआ है इसने, ठीक है। यहाँ से देखते हैं सवाल को। अगर मैं 10 न्यूटन का फोर्स लगाऊं तो स्प्रिंग 1 mm स्ट्रेच हो जाता है। इतनी बात पल्ले पड़ रही है हमें, तो इसी का फ़ायदा उठा लेंगे हम। हमें पता है कि अगर 10 न्यूटन फोर्स लगाने पे 1 mm स्ट्रेच हो रहा है तो F इक्वल्स टू KX होता है। फिर से कोई आया, एक सेकेंड एक्सेप्ट करने दो। पता नहीं कितना लेट ज्वाइन करते हो भाई, कोई भी नहीं आया। किसी का कोई डाउट है तो भाई माइक ऑन करके पूछ लो, वरना करा रहा हूँ मैं कंटिन्यूएशन में। तो F इक्वल्स टू KX हम जानते हैं, तो यहाँ से K इक्वल्स टू F बाई X आ जाएगा। तो अगर F की वैल्यू 10 न्यूटन रख दूँ तो X मतलब स्ट्रेचिंग क्या 1 mm होगा, और 1 mm को क्या हम बोल सकते हैं 1 इंटू 10⁻³ मीटर। ठीक है, तो ये आ जाएगा 10 इंटू 10⁻³ मीटर। ठीक है, ये क्या आया अपना K, तो अपनी K की वैल्यू निकल गई। अगर स्प्रिंग कांस्टेंट मेरे पास आ गया तो अब मैं कोई सा भी फोर्स निकाल लूँगा, तुम मुझे बस स्ट्रेचिंग बता दो। तो अब दोबारा से अगर मैं फॉर्मूला लगाऊँ F इक्वल्स टू KX और इसमें मुझे फोर्स निकालना हो, स्प्रिंग कांस्टेंट मेरा K है जिसकी वैल्यू अभी निकाली, और अब वो स्ट्रेचिंग करा रहा है 40 mm की, तो हम लिखेंगे इसको 40 इंटू 10⁻³ क्योंकि 1 mm 10⁻³ मीटर होता है। तो अब इसको सुलझा लेंगे, ये तीन मर गए, तो आंसर कितना आ गया 400। ठीक है, अच्छा वर्क डन निकालना है क्या, तो वर्क डन निकाल लो। वर्क डन हो जाएगा ½ kx², हाफ के है अपना कितना अभी निकाला 10 इंटू 10⁻³ और x कितना 40 mm स्ट्रेच करना है, तो 40 इंटू 10⁻³ ये कट गए, तो ये आ गया कितना 400 बटा भी है ½ kx²। अच्छा इसका स्क्वायर भी है तो फिर छोटा हो जाएगा ये, और तो अपना बचेगा ½ इंटू 10 इंटू 40 इंटू 40 इंटू 10⁻³ एक बार और बचेगा। ठीक है, तो ये जो 3 0 है ये 10⁻³ पी जाएगा इसको, और 1 2 से 1 4 काट लेंगे तो बचेगा 2, तो 8 जूल आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, कोई डाउट इस वाले क्वेश्चन में, किसी को कुछ पूछना हो? ये बीच में कौन रिक्वेस्ट करके भाग जा रहा है बार बार। ठीक है, अच्छा कौन सा था ये क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 5 देखो 5 में कह रहा है एक बॉडी है 3 किलो मास है, उस पर फोर्स लग रहा है कुछ, उसने कुछ डिस्प्लेसमेंट करवा दी। डिस्प्लेसमेंट है S इक्वल्स टू T³/3। अब वो कह रहा है वर्क डन बाय द फोर्स निकालो, मास है 3 किलो। वर्क डन पूछा है बेचारे ने, गरीब सा सवाल है। देखो अगर मेरे को फोर्स चाहिए, क्योंकि वर्क डन निकालने के लिए ऑफ कोर्स फोर्स चाहिए, डिस्प्लेसमेंट तो अपने पास है। अगर मेरे को फोर्स चाहिए तो क्या मुझे एक्सेलेरेशन और मास दोनों चाहिए? तो मास तो मेरे पास है, एक्सेलेरेशन क्या हम यहाँ से निकाल सकते हैं इसको 2 बार डिफरेंशिएट करके। तो अगर मैं ds/dt निकालूँ तो कोई वेलोसिटी आएगी जो कि 3t²/3 आ जाएगी, 3 से 3 कट जाएगा, t² हो जाएगा। क्योंकि ऑनलाइन है, मैं मन ही मन में सोल्व नहीं कर रहा, लिख के कर रहा हूँ। ठीक है,
अच्छा यहीं से ही एक कोने में लिख के चलो कि अपना डी एस इक्वल्स टू टी स्क्वायर डी टी आ जाएगा। इसको अलग से लिख के चलो, काम आएगा। फिर मुझे अगर एक्सेलेरेशन निकालनी है मैं उसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करूँगा। तो अब मैं डी टी स्क्वायर बाय अगर डी टी कर दूँ तो क्या एक्सेलेरेशन निकल जाएगी, क्योंकि ये वेलोसिटी आ गई थी, तो ये आ जाएगा 2t। तो अपने पास एक्सेलेरेशन 2t आ गई, तो फोर्स आएगा 3 इंटू 2t दैट इज 60। और हम जानते हैं वर्क डन F डॉट ds होता है, तो फोर्स तो हम निकाल चुके 60 इंटू, अब ये ds है, ds की वैल्यू क्या हम t स्क्वायर dt रख सकते हैं और इंटीग्रेट कर लेंगे। और कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 सेकंड तक। तो 6 तो बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा t क्यूब का इंटीग्रेशन 0 से लेके 2 तक dt। इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा t की पावर 4/4, और t की पावर 4 में लिमिट लग जाएगी, कांस्टेंट में लिमिट लगती नहीं है। इसके बाद कर लोगे या बिल्कुल निकाल के बताऊं? हो गया जाएगा। हो जाएगा ना, ठीक है। कुछ किसी को कुछ दोबारा पूछना है, ये कोई ऐसी? उसमें सर हाँ हाँ बता। सर इसको सीधा हम डेल्टा काइनेटिक एनर्जी से भी तो निकाल सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी से कैसे बता? सर ये इसमें एस दे रखा है, इसमें से वेलोसिटी निकाल लेंगे हम सिंगल डिफरेंशिएट करके, फिर उसको अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, हाँ हो जाएगा, बिल्कुल 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 डन, ओके। अगर तू यहाँ से एस से, हम ये कह रहा है कि अगर हम एस से वेलोसिटी निकाल ले और हम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल ले, तो वही तो वर्क डन होगा जो उसके ऊपर हो रहा होगा टाइम के हिसाब से। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 7 8 क्वेश्चन नंबर 8 देखो। क्वेश्चन नंबर 8 में कहाँ है 8? When a 1 kg mass hangs attached to a spring of length 50 cm, the spring stretches by 2 cm, the mass is pulled down until the length of the, what is the amount of elastic energy stored in the spring? जी इतना, ठीक है। देखो उसने कोई सिचुएशन दी कि अपने पास ऐसा कोई स्प्रिंग लटका हुआ है, और जब ये स्प्रिंग लटक रहा था ना, तो ये कितना स्ट्रेच था, 50 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम अगर इस पे कोई 1 किलो का बट्टा लटका देते हैं तो ये 2 सेंटीमीटर और स्ट्रेच हो जाता है। लेकिन हम यहाँ रुके नहीं, हमने एक्स्ट्रा फोर्स लगाया और इसको और नीचे लेके गए, और तब तक नीचे लेके गए जब तक इसकी स्ट्रेचिंग 60 सेंटीमीटर नहीं हो चुकी, ठीक है। मास 1 किलो का ही है, तो स्प्रिंग अपना इतना स्ट्रेच हो चुका है अब, ठीक है। अब पूछा गया है उसने इलास्टिक एनर्जी कितनी स्टोर होगी, ठीक है। देखो इलास्टिक एनर्जी निकालने के लिए U इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर लगेगा, ठीक है। स्ट्रेच कितना हुआ है ये ओवरऑल, 10 सेंटीमीटर, तो x मेरा 10 है। अब गरीबत बात यह है कि k निकालना है। k कहाँ से निकालेंगे? k निकाल लेंगे हम अपना, k निकाल सकते हैं f इक्वल्स टू के एक्स से, ठीक है। तो यहाँ से k आ जाएगा, f कितना होगा, 10, 1 किलो का मास है, g 10 है, तो 1 इंटू 10 10 mg, और अपॉन में क्या लगेगा, x, ठीक है। और ये mg की वजह से, स्पेशली mg की वजह से मेरा कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं था, तो क्या सिर्फ 2 सेंटीमीटर डिस्प्लेस हुआ था, तो इसको x डैश बोल लो कि जब सिर्फ mg एक्ट कर रहा था तो इसमें स्ट्रेचिंग x डैश की आई जो कि 2 सेंटीमीटर था। तो k आ गया 10/2 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, और इसकी वैल्यू यहाँ फेंक देंगे u में, तो u आ जाएगा हाफ। k की वैल्यू अभी ताजी ताजी निकाली, 10/2 इंटू 10⁻⁻2, और x स्क्वायर जो कि इसने 10 सेंटीमीटर बोला हुआ है वो कर देंगे 10 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। क्या फिर से कर लोगे कैलकुलेशन पार्ट? ठीक है, डब्बा लगा देता हूँ फाइनल आंसर, और इसका स्क्वायर है। क्वेश्चन नंबर 9
10 10 देख लो, 9 9 देख लो। यस 9 में क्या कह रहा है वो, कहाँ गया? A spring force of 800 न्यूटन पर मीटर हैज़ एन एक्सटेंशन ऑफ 5 सेंटीमीटर, वर्क डन इज एक्सटेंडिंग फ्रॉम 5 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर। ये तो हो जाना चाहिए था यार। देखो के दे दिया उस बाबू ने 800 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। एक्स वो कह रहा है कि हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, हम 5 सेंटीमीटर से दौड़म दौड़ी करके 15 सेंटीमीटर तक लेके गए उसको। बहुत बढ़िया। अब वो पूछ रहा है इसकी स्प्रिंग एनर्जी में या फिर किसी भी फॉर्म की एनर्जी में क्या चेंज आएगा, तो हम स्प्रिंग एनर्जी से ही निकाल लेंगे। तो हाफ के की वैल्यू 800, और अब कहाँ पहुँच गया वो फाइनली 15 सेंटीमीटर पे। 15 सेंटीमीटर को 15 इंटू 10⁻², लिखेंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे। पहले कहाँ था वो बेचारा 5 पे, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, -10⁻² करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। अब इसमें से 10⁻² का स्क्वायर 10⁻² का स्क्वायर बाहर कॉमन आ जाएगा, जो कि होगा 10⁻⁴। तो ये बचेगा हाफ इंटू 800 इंटू 10⁻⁻⁴, और 15 का स्क्वायर होता है 225, 5 का स्क्वायर होता है 25। क्या आगे कर लोगे, यहाँ 200 आ जाएगा, 0 0 कट जाएगी, और फिर नीचे 2 लगा हुआ है, आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत? आंसर ही तो नहीं आया था यहाँ तक, तो मैंने भी निकाल दिया। अच्छा अच्छा अच्छा, देख लेते हैं। तो इसको काट के 400 कर लेते हैं 2 से, और इंटू 200 यहाँ से आएगा, और इंटू 10⁻⁴ यहाँ से आ जाएगा। तो ये 4 0 10⁻⁴ से कट जाएगी, तो 4 दूनी 8 जूल आंसर आ जाना चाहिए अपना। ओके ठीक है। अच्छा ऑप्शन में कोई 8 जूल नहीं है क्या? अरे है तो सही, 8 जूल भी है ऑप्शन में। हाँ ठीक तो है। देख तो यहाँ इसके बाद अगर तू सवाल गलत कर रहा है तो देख बनता है तेरे को मारना। तो यहाँ तक नहीं पहुँचता तो दुख नहीं होता, यहाँ तक पहुँचने के बाद गलत कर रहा तो दुख है। अच्छा 10, ठीक है 10 भी देख लो। पेपर तो यार इजी बनाया था। When a spring is stretched by 2 cm, store 100 joule of energy. If it is stretched further by 2 cm, store the energy will increase by. अरे यार इसमें क्या दिक्कत है तुम्हें? देखो जब वो 2 सेंटीमीटर पे था तो 100 जूल एनर्जी थी, मतलब वो हाफ के एक्स स्क्वायर पे अगर पहले था तो उसकी एनर्जी 4 जूल थी। मैंने 2 सेंटीमीटर को एक्स मान लिया। अब वो 2 और डिस्प्लेस हो गया, क्या पहले के मुकाबले 4 आ गया, मतलब दुगना हो गया। दुगना होने का मतलब अगर पहले x था तो अब 2x हो गया, 2x स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं हाफ के एक्स स्क्वायर इंटू जो ये 2 का स्क्वायर बनेगा, इसको 4 अलग से लिख दो। इसकी वैल्यू क्या 4 है। सर आप थोड़ा दोबारा बता दो, बहुत तेज हो गया है? तेज नहीं हुआ। अब देख मैं लिख के ही बताऊंगा और तुम्हें तुरंत समझ में आएगा। वेरिएबल आती खर्चा हो जाता है दिमाग का। देखो इसको मैं 2 ले रहा हूँ, इसको हटाओ, पूरे को मिटा के हटाओ, दोबारा लिख देता हूँ काट के। हाफ के 2 इंटू 10⁻⁻⁴ का स्क्वायर है 4 जूल के बराबर। यहाँ तक बात क्लियर है? -4। अरे सेंटीमीटर है ना, मीटर में कन्वर्ट कर लिया। सर 4 कहीं कुछ दे नहीं अरे रखा। 2 10⁻⁻², मीटर में कन्वर्ट कर लिया ना वो। मैं नहीं 4 जूल 4 जूल बोला तो है। तो क्वेश्चन में अच्छा 100 जूल सॉरी। ठीक है। और फिर इसमें हम क्या रखेंगे, 2 सेंटीमीटर और आ गया, तो अपने मेन पोजीशन से कितना दूर आ गया अब वो 4। तो क्या आप लिखेंगे 4 इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर, और जब इसको सोल्व करेंगे तो हाफ के, अच्छा 4 का स्क्वायर को, इस 4 को ऐसे लिख सकते हैं, इस वाले 4 को ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2। तो मैं 2 इंटू 10⁻⁻² के स्क्वायर को तो यहाँ रख रहा हूँ, और जो 2 का स्क्वायर था उसको अलग से लिख दे रहा हूँ। क्या कोई फ़र्क पड़ा?
नो। तो ये वाली वैल्यू तो मेरे पास है ना, कितनी है? ये वाली वैल्यू तो 100 जूल हो गई ना। तो अगर ये वाली वैल्यू 100 जूल है तो इनटू 4 और करना है तो नई वाली एनर्जी आ जाएगी जो कि कितनी बन जाएगी? 400 जूल। सर मेरा भी यही आंसर आता है, लेकिन आंसर की में 300 आ रहा है। सर मेरा भी। तो एक सेकंड देख लेते हैं, इंक्रीज पूछ रहा है ना, वो इंक्रीज कितनी हुई? तो 400 हो गई, पहले 100 थी, तो कितनी इंक्रीज हुई? 300 ही हुई। सही कह रहा हूँ, गलत क्या बोला? जब तुमने सवाल अधूरा पढ़ा, मैंने भी पढ़ा, अब सवाल पूरा पढ़ा तो आंसर भी पूरा आ गया। 400 माइनस 100 ही तो होगा ना पढ़ा हुआ, फाइनल माइनस इनिशियल, यही तो इंक्रीमेंट होगा ना। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 11, 12 देखो। 12 में क्या कह रहा है अगला? स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट 5 इंटू 10, 50 ही बोल ले भाई। इज स्ट्रेच इनिशियली बाय 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द अनस्ट्रेच पोजीशन। ठीक है, द वर्क डन टू स्ट्रेच इट बाय फर्दर 5। तुमसे ये सवाल हो क्यों नहीं रहे हैं भाई? के उसने दिया है 50, इनिशियली उसकी स्ट्रेचिंग कितनी थी? 5 सेंटीमीटर पे। सर सर 500 है। क्या 500 है? 5000 क्या 5000 है? के। अच्छा के 5000 है क्या? यार इधर तो 5 इंटू 10 लिखा हुआ है, देख। सर 5 into 10 is to 5 into 10 to power 3 है सर। अच्छा मेरे वाले में ना 3 बहुत छोटा है और यहाँ लिखा हुआ है ऐसे, यू लिखा हुआ है, तो बहुत जूम करने के बाद दिखता है, तो वो ले लेते हैं, हमें क्या दिक्कत है। कि 5 इंटू 10 की घात 3 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर पे है अभी वो स्ट्रेचिंग पोजीशन में, यहाँ उसकी मीन पोजीशन है बेचारे की। 5 सेंटीमीटर और सरकाया तब जाके हमें सुकून मिला। ठीक है, पा लिया सुकून हमने। तो मीन पोजीशन से क्या 10 सेंटीमीटर पे आ गए होंगे अगर 5 सेंटीमीटर और सरकाया गया होगा? बताओ। अगर ऐसा है तो क्या मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ हाफ के, अब कितने पे है वो? 10 इंटू 10⁻⁻² के स्क्वायर पे, और बाद में कितने पे पहुंच गया वो? 5 इंटू 10⁻⁻² स्क्वायर पे। बताओ इसमें क्या नहीं कर पाए तुम? के की वैल्यू रख दो, ये वाली। हो जाएगा सर। 13, 14, 15, 16। सर 14 14 14। बड़ी जल्दी आ रहा है, देखो 14 भी। 14 में कह रहा है कि स्प्रिंग नहीं, ये 14। हाँ, अ पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट, यही है ना? Particle moves in a Yes. straight line with the retardation proportional to its displacement. रिटार्डेशन बोले तो नेगेटिव एक्सेलेरेशन, वो किसके प्रोपोर्शनल है? स्प्रिंग कांस्टेंट प्रोपोर्शनल टू, अच्छा डिस्प्लेसमेंट। तो रिटार्डेशन नेगेटिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्सेलेरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x, है ना? और वो पूछ रहा है इट्स लॉस काइनेटिक एनर्जी फॉर द डिस्प्लेसमेंट x इज प्रोपोर्शनल टू। ठीक है, देखो हमने कुछ कुछ SHM के बारे में पढ़ा था ना, है ना? SHM छोड़ो, ऑसिलेशन के बारे में पढ़ा था। अगर ऑसिलेशन अनडैम्प्ड है, डैम्पिंग नहीं हो रही है, तो कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा, उसमें क्या होता है? मेरी काइनेटिक एनर्जी या तो P में कन्वर्ट होगी या पोटेंशियल एनर्जी KE में कन्वर्ट होगी।
इसके अलावा कोई नॉन मैकेनिकल एनर्जी टेक प्लेस नहीं होगा अगर अनडैम्प्ड ऑसिलेशन है तो, और अपने सिलेबस में अनडैम्प्ड ही है, डैम्पिंग में तो बहुत सारी चीज़ें लग जाएगी, है ना। तो वो कह रहा है कि अगर मेरा एक्सेलरेशन माइनस एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और ऑसिलेशन में हमने क्या देखा था कि ऑसिलेट कैसे करता है पार्टिकल यहाँ पे है, इधर जाएगा, जब वो इधर जा रहा होगा तो वो जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, क्या उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो एक्सेलरेट करना चाहता है हमेशा ही, तो इस पे फोर्स इधर लगेगा। ऐसे ही जब वो यहाँ पे आ जाएगा तो उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी बहुत, सॉरी वेलोसिटी इस पोजीशन पे यहाँ पे 0 होगी और पीई मैक्सिमम होगी। ऐसी बातें हमने खूब करी हैं। फिर यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी और यहाँ पे फोर्स 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे बैलेंस हो रही होगी टेंशन और mg में। यहाँ पे टेंशन ऐसे लग रही है और mg ऐसे लग रहा है, तो इधर एक फोर्स लगेगा mg। अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊं तो ये भी, अगर ये थीटा था तो ये भी थीटा था, ये सारी बातें हम क्लास में कर चुके हैं। तो क्या इधर एक फोर्स लगेगा mg साइन ऑफ थीटा, जो मेरे स्प्रिंग पे एक्सटर्नल फोर्स लगे थे उसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहा होगा, ठीक है। तो इस पोजीशन पे, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी हो जाती है 0, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, और ये कितनी हाइट रेज करा, सपोज करो ये इतनी हाइट रेज कर गया, तो जब इसकी पोटेंशियल एनर्जी घटेगी तो वो सारी की सारी काइनेटिक में कन्वर्ट होगी, और इस पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। फिर जब ये इस साइड जाएगा सेम कहानी रिपीट होगी, एक्सट्रीम पोजीशन आती फिर से वेलोसिटी 0 होगी, फलाना ढिमका होगा। लेकिन पूरी जर्नी में हमने एक बात सीखी थी कि हमारा फोर्स हमेशा ही एक्स के अपोजिट लगता है, जिधर डिस्प्लेसमेंट होती है स्प्रिंग फोर्स उसके अपोजिट लगते हैं हमेशा। पेंडुलम का केस से मैंने तुम्हें समझाया, स्प्रिंग के केस से भी समझा सकता हूँ। ये स्प्रिंग है, यहाँ रखा हुआ है, इस पे मैंने फोर्स इधर लगाया, एक्सटर्नल फोर्स। जब ये इधर स्ट्रेच हो रहा था तो डिस्प्लेसमेंट तो इधर थी, बट क्या स्प्रिंग फोर्स इधर लग रहा था, और जब मैं इसको इधर एक्सटर्नल फोर्स लगा के स्ट्रेच कंप्रेस करूंगा तो एक्सटर्नल फोर्स इधर लगेगा, डिस्प्लेसमेंट इधर होगी। लेकिन क्या स्प्रिंग फोर्स हमेशा डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है? अब मेरे को बताओ, अगर मेरा फोर्स हमेशा ही डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट लग रहा है, 180 डिग्री में लग रहा है, क्या एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स है, और ये उतना ही स्प्रिंग फोर्स बढ़ता चला जाएगा जितना ज़्यादा स्ट्रेचिंग करोगे। लेकिन फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, तो मास कांस्टेंट है, तो क्या एक्सेलरेशन ही है जो माइनस एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है? तो ऐसे केस में अपनी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट होगी और पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट होगी, और स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी ही हाफ के एक्स स्क्वायर होती है, तो हाफ के एक्स स्क्वायर हाफ एम वी स्क्वायर में कन्वर्ट होगा, हाफ एम वी स्क्वायर हाफ के एक्स स्क्वायर में कन्वर्ट होगा। तो के में जो लॉस आएगा वो किसके पास जाएगा? हाफ के एक्स स्क्वायर के पास जाएगा। तो क्या यहाँ पे लिख सकते हैं के ई का लॉस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स स्क्वायर के? ये तो तुम्हें कर लेना चाहिए था, करना चाहिए था। इसमें कोई दिक्कत है अभी भी? मैंने पेंडुलम और स्प्रिंग दोनों बता दिए रिवाइज करा के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 15 16 17 18 18 देखते हैं। 18 में क्या कह रहा है वो? नेचुरल लेंथ ऑफ ए स्प्रिंग 60 सेंटीमीटर, स्प्रिंग कांस्टेंट है 4000, मास 20 किलो है, लटका दिया बेचारे पे, एक्सटेंशन पैदा हुई स्प्रिंग में, वो निकालनी है। तो हमें लेंथ गिवन है 60 सेंटीमीटर, जिसको हम तुरंत ही लिख लेंगे 6 × 10⁻² मीटर। ठीक है, के भाई साहब ने दिया है 4000,
न्यूटन पर मीटर, और जी मास 20 किलो है। बेचारे ने एक्स पूछ लिया, क्या ही तो पाप कर दिया। तुम्हें पता है F इक्वल्स टू के एक्स, अगर स्प्रिंग वर्टिकली लटका हुआ है mg के बराबर होगा। भाई ये स्प्रिंग नीचे mg लग रहा है, ऊपर के एक्स लग रहा है, ठीक है। और वो अपनी किस पे है, नेचुरल लेंथ पे, तो ऑफ कोर्स नेचुरल लेंथ पे दोनों बैलेंस कर रहे होंगे तभी रुका हुआ है वो, ठीक है। तो इसमें मेरे को के गिवन है, एम गिवन है, जी पता ही है अपने को जनित में जारी, एक्स नहीं निकल पाएगा। जल्दी बताओ वरना निकलवाता हूँ। हो जाएगा। ठीक है 19 देखते हैं। स्प्रिंग एक्सटेंड बाय एक्स ऑन लोडिंग। अच्छा, अगर उस पर हम कुछ मास लगा देते हैं तो वो एक्सटेंड हो जाता है। अब उसमें कुछ एनर्जी स्टोर होगी, ठीक है, हाफ के एक्स स्क्वायर। अच्छा, टेंशन के टर्म्स में पूछ रहा है, ये सिंपल ये कह रहा है कि तुम तो ये बता दो हाफ के एक्स स्क्वायर को टेंशन के रूप में कैसे लिखें। लिख लें, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं करना, ऊपर फोर्स बना लो, और उस फोर्स, जो भी फोर्स लग रहा होगा वो टेंशन फोर्स होगा, क्योंकि स्ट्रिंग में जो टेंशन लगती है वही स्प्रिंग में स्ट्रेच या कंप्रेशन होता है। शेप ही तो चेंज होती है बस, है तो दोनों स्ट्रेचिंग फोर्स ही, इलास्टिक फोर्स जिसको नाम दिया था हमने। तो हाफ अगर मैं के से मल्टीप्लाई कर दूँ और के से डिवाइड कर दूँ तो ऊपर तो के स्क्वायर बन जाएगा, नीचे के आ जाएगा, ऊपर लिखा जाएगा एक्स स्क्वायर। के एक्स फोर्स होता है तो के स्क्वायर एक्स स्क्वायर क्या एफ का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये लिखा जाएगा हाफ एफ स्क्वायर अपॉन के। और ये फोर्स कौन सा होता है, इलास्टिक फोर्स, इसका मतलब इसको टेंशन भी बोल सकते हैं। तो हाफ टी स्क्वायर अपॉन के, आंसर आ गया। सर दोबारा बता दो। देख, दोबारा नहीं बताना मेरे को, बस थोड़ा सा और खोल के लिखना है इसको। देख, बिना बोली भी समझ आएगा, प्रूफ कर दूंगा, देख अभी। नहीं, जो आपने इसके बारे में कुछ बताया था वो नहीं आया समझ। अच्छा, वो ये था कि हम क्या स्ट्रिंग से ही स्प्रिंग बनाते हैं, उसको गोल गोल घुमा के, जी और दोनों में ही इलास्टिक फोर्स लगता है। जी। उस इलास्टिक फोर्स को ही हम टेंशन का नाम देते हैं। और उसने पूछा है मेरे से ऑप्शन की हाफ के एक्स स्क्वायर को, मुझे पता है स्प्रिंग में जो एनर्जी स्टोर होती है वो कितनी होती है, हाफ के एक्स स्क्वायर, लेकिन उसने ऑप्शन दे दिया टेंशन के टर्म में, तो हम टेंशन के टर्म में निकाल लेंगे, हमें क्या दिक्कत है। तो हमने क्या किया, के से मल्टीप्लाई कर लिया, के से डिवाइड कर लिया, तो इस के इंटू के को के स्क्वायर बोल देंगे। बढ़िया लैग हो गया, एक सेकेंड, चल गया। इस के इंटू के को हम के स्क्वायर बोल देंगे, और इंटू एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, के एक्स होता है फोर्स, तो के स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा फोर्स का स्क्वायर, अपॉन में के, और यही तो वो फोर्स है जो स्प्रिंग में लग रहा है, स्प्रिंग फोर्स जिसको बोलते हैं। और स्प्रिंग फोर्स इलास्टिक फोर्स होता है तो उसको टेंशन भी बोल सकते हैं। तो ये हाफ टी स्क्वायर बाई के हो जाएगा आंसर इसका, ठीक है। ओके सर। अभी कौन बार बार लीव करके एंटर करता है भाई। अच्छा ठीक है, 19 के बाद 20 देखो, कहाँ गया 20 यार। 20 तो क्लास में करा हुआ है, ऐसे हरकतें क्यों कर रहे हो। शीट का क्वेश्चन है, क्लास में डिस्कस हुआ था सैटरडे को ही। कहाँ गए तुम, ये हाँ, किसका डाउट है, कौन सा था ये, 20 भाई। एक बार वो देखो ना, सैटरडे वाली क्लास देखो, बहुत सारे बच्चे नहीं आए थे, जो नहीं आए थे उनका डाउट होगा पक्का। यश सिंह, हाँ भाई यश सिंह बताओ यार, तुम्हारा अंगूठा उल्टा आ रहा है, ऊपर की बजाय नीचे आ रहा है, दिक्कत बताओ। ये क्या होता है, पलट गया तू तो, ऐसा थोड़ी ना करना होता है।
तो एक बार क्लास देखो भाई, सैटरडे वाली रिकॉर्ड भी की थी वो हमने, उसमें ये भी क्वेश्चन किया था और इससे अगला क्वेश्चन भी हमने क्लास में किया हुआ है, 24-25 हमने क्लास में किए हुए हैं। ठीक है, एक बार देखना, समझ में नहीं आया तो फिर से पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं फिर से बता दूंगा, लेकिन एक बार ट्राई करना, देखना, काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेन किया था तो वहाँ पे भी हमने टाइम लगाया था। अच्छा 20 और 21 ये दोनों एक बार क्लास देखो, उसके बाद भी ना आए तो पूछो। 22 पे आओ तुम तो सीधा, क्योंकि ये सैटरडे को ही कराए हैं। अच्छा 22 पूछना है किसी को, बस नाम पता लग जाए किसको पूछना है, ज़िंदगी पूरी मैं करने आ रहा हूँ उसकी। ठीक है, शुक्र है 26 नहीं पूछा किसी ने, चलो कुछ तो किया तुमने। आंसर बता दो, कोई भी एक जना फटाफट आंसर बता दो 26वें का। फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स, शाबाश। अच्छा अब इसके बाद कौन सा, 23 पे, 23 किसी का डाउट? 24, 25, 26, 27, 27 देखो। अच्छा 27 में तो तुम्हें डाउट देखो आना बनता है, आ सकता है तुम्हें डाउट, कोई दिक्कत नहीं। 27 एक्चुअली क्वेश्चन है रिलेटिविटी से, थोड़ा बहुत बता देता हूँ। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एक नाम की चीज़ होती है, हम पढ़ते हैं मास है कांस्टेंट, जो कि झूठ है थोड़ा थोड़ा। वो सच कब होता है? वो सच तब होता है, एक फॉर्मूला होता है मास का जो होता है m = m0 अपॉन में √1 - v²/c²। सर आपकी वॉइस कट रही है। वो तेरा नेट दिक्कत कर रहा होगा, बाकी की भी कट रही है क्या बताओ? नो नो। तो एक बार तेरा नेट फ्लक्चुएट हो रहा है, वो दिक्कत कर रहा है। जिसमें m0 होता है रेस्ट मास, v होती है जिस वेलोसिटी से हम चल रहे हैं, हमारी वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। c होता है यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट। और यह है मास। रेस्ट मास और मास में फ़र्क होता है, बताएंगे वो भी फिर किस दिन। ये जो अभी कंटेक्स्ट चल रहा है उससे बाहर चला जाएगा वरना। तो इसमें क्या होता है, ये फॉर्मूला बताता है कि मेरा मास चेंज होता है कब? जब मेरी ये जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ जो पार्टिकल है, वो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल स्पीड ऑफ लाइट से कंपेरेबल हो। कंपेरेबल होने का मतलब एटलीस्ट 10% तो हो स्पीड ऑफ लाइट की। अगर मेरी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 10% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट भी है तो मास बदलता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो जो हम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ते हैं जिसमें हम मान के चलते हैं मास कांस्टेंट है, तभी वो 12 mv² आता है, वरना काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 12 mv² नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मास कब नहीं बदलेगा? जब मेरी वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट से इतनी छोटी होगी, इतनी छोटी होगी कंपेयर ही नहीं कर सकते। जैसे अगर मैं 300 km/h भी दौड़ूं, जो कि बहुत ज़्यादा है हमारे हिसाब से, हमारी दुनिया की में ये बहुत ज़्यादा स्पीड मानी जाती है, लेकिन लाइट तो बहुत तेज़ी से दौड़ रहा है ना। लाइट दौड़ रही है 3 लाख km/h, तो कहाँ कंपेयर कर रहे हो इस स्पीड को इससे? तो कंपेरेबल है ही नहीं, तब तो ये फॉर्मूला वैलिड है। लेकिन अगर मेरा v और c कंपेयर हो जाए तो फिर ये फॉर्मूला कामयाब नहीं है। अब एक बार क्वेश्चन पढ़ो और तुम बताओ आंसर क्या होना चाहिए। बी या डी? बी फॉर बॉल। बी फॉर बॉल। ठीक है, तो सबका आंसर बी आ चुका है, बहुत ही बढ़िया, ये था इसका आंसर। ठीक है, तो ये सवाल इसलिए डाला मैंने क्योंकि टेस्ट में डाल दिया, मेरे को अब याद रहेगा, मेरे को डिस्कस कराना है, वरना ये छोटी छोटी चीज़ें छूट जाती है फिर। तो यहाँ हो गई अपनी। ठीक है, 27 के बाद 28, 29, 29। वर्क डन ऑन अ बॉडी बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। वो कह रहा है कि वर्क डन अगर एक्सटर्नल फोर्स कर रहा है तो वो किसके बराबर होगा? वो सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी घटाएगा? ज़रूरी नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी घटाएगा? ये तब होता जब मिनिमम वर्क डन मांगता, लेकिन मिनिमम तो कहीं नहीं बोला, तो ज़रूरी नहीं है सिर्फ पोटेंशियल हो। काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों, हाँ बिल्कुल सही, काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों चीज़, क्या पता उसने मिनिमम वर्क डन से ज़्यादा वर्क डन किया हो,
तो जो मिनिमम वर्क डन किया था वो तो पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा, जो एक्स्ट्रा वर्क डन किया था वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगा। हाल फिलहाल में डिस्कस किया था शायद सैटरडे को, और उससे पहले भी कई बार बताया था। तो क्या ये बोथ आएगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स बोथ हो सकता है, बोथ काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि वो मिनिमम वर्क डन की बात नहीं कर रहा। अगर वो मिनिमम वर्क डन की बात कर रहा होता तो वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ जाता, हम काइनेटिक एनर्जी कुर्बान कर देते। लेकिन वो मिनिमम वर्क डन की बात नहीं कर रहा, मिनिमम वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स की बात नहीं कर रहा है, तो वो काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों में आ सकता है चेंज। ठीक है, सर डी क्यों नहीं होगा? और इसका इसका Sum इसलिए नहीं of- क्योंकि ये कंजर्वेटिव नहीं है। सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है यार, उसमें मैकेनिकल एनर्जी कैसे कंजर्वेटिव रहेगी? एक्सटर्नल फोर्स लगाने का ही मतलब है तुमने एक्स्ट्रा एनर्जी दे दी उसको, है ना। एक्सटर्नल फोर्स कंजर्वेटिव हो क्या जरूरी थोड़ी ना है, कसम खा के थोड़ी ना है एक्सटर्नल फोर्स में तो कंजर्वेटिव लगूंगा। मान ले एक्सटर्नल फोर्स mg की बजाय मेरे हाथ का लगाया हुआ फोर्स हो 15 न्यूटन, तब है ना। तो अपनी मैकेनिकल एनर्जी कब कंजर्व रहती है? जब वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स हो रहा हो। यही तो क्लैरिटी चाहिए हमें कॉन्सेप्ट की, ठीक है। इसलिए डी ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि वो बोल रहा है समेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। वो बात कर रहा है मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट होने की। तो मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट होती जब ये काम कंजर्वेटिव फोर्स से होता, और उसने कहीं मेंशन नहीं किया ये फोर्स कंजर्वेटिव है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 29 के बाद क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। 30 में बोल रहा है बॉब ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, ठीक है, ड्रॉप फ्रॉम दी हॉरिजॉन्टल पोजीशन, स्ट्राइक्स अ ब्लॉक ऑफ द सेम मास इलास्टिकली प्लेस्ड। देखो इलास्टिकली का मतलब समझो, अभी थोड़ी देर के लिए बता रहा हूँ, बाकी मैं इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा जब सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। कोलिजन इलास्टिकली होने का मतलब होता है कि सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर होती है आगे वाले में। जैसे एग्जांपल देता हूँ, टोटल काइनेटिक एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, टोटल काइनेटिक एनर्जी इज ट्रांसफर्ड। जैसे ये बॉल जा रही है मस्त अपना हवा में सर करते हुए, हवा में नहीं फर्श पे दौड़ा रहे हैं, चलो ये बॉल यहाँ पे रखी हुई है, इन दोनों का मास सेम है। तो जब ये बॉल इससे टकराएगी v वेलोसिटी से, तो ये पहले वाली बॉल तो रुक जाएगी यहाँ पे आने के बाद, और जो इस वाली बॉल की वेलोसिटी थी वो अब दूसरे वाली बॉल को मिल जाएगी और ये v वेलोसिटी से दौड़ना चालू कर देगी। ये तभी पॉसिबल है जब इसकी वेलोसिटी जीरो होगी, इसने सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी लूज कर दी, और अगर इसके पास इसके वाली v वेलोसिटी आ गई तो इसका मतलब इसकी सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी दूसरे वाले मास पे आ गई। तो ऐसा कोलिजन होता है इलास्टिक कोलिजन, जिसमें सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी अगले वाले पे ट्रांसफर हो जाती है, अपने पास कुछ नहीं बचता। तो ये दो पार्टिकल अगर आपस में टकराएंगे तो पहले वाला रुक जाएगा, दूसरे वाला पहले वाले की वेलोसिटी से भागना चालू कर देगा, तो वो कोलिजन हो गया इलास्टिक, ठीक है। इतनी बात पल्ले पड़ती है। तो अब मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ। वो कह रहा है कि यहाँ पे एक बॉब भैया हमने थामे हुए थे एम मास के, ठीक है। इसकी मीन पोजीशन यहाँ पे थी, असलियत में यहीं पे होती है पेंडुलम की मीन पोजीशन, लेकिन हमने उसको इस लेवल पे थामा हुआ है। तो इस लेवल पे क्या उसकी, अगर इसकी लेंथ L है तो क्या L लेंथ ऊपर गया होगा यहाँ से यहाँ, तो इसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है अभी mgl। यहाँ पे एक मास रखा हुआ है m, जब इसको छोड़ते हैं तो यही वाला मास यहाँ आके टकरा जाता है जो तुम्हें दिख भी रहा है यहाँ पे। तो जब ये वाला टकराएगा और इलास्टिक कोलिजन होगा, अब ये v वेलोसिटी से दौड़ेगा, अगर इसके पास यहाँ इस पॉइंट पे v वेलोसिटी थी तो अब इसकी v जीरो हो जाएगी और वो सारी की सारी कहाँ ट्रांसफर हो जाएगी, डब्बे वाले m के पास। यही इलास्टिक कोलिजन हुआ। तो क्या इसने अपनी सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी m मास को दे दी, और इस पॉइंट पे p जीरो मान के चलते हैं ग्राउंड स्टेट पे, तो क्या ये pe ही इस काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई होगी जो सारी की सारी इस डब्बे को मिल गई होगी। तो इस डब्बे के पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी अब वो क्या ट्रांसफर होते हुए mgl ही होगी। वही आंसर। ओके सर, समझ आ गया ये वाला? यस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 देखो।
31 में कह रहा है फ्रॉम ए स्टेशनरी टैंक ऑफ मास 12,500 पाउंड अ स्मॉल शेल ऑफ मास 25 पाउंड इज फायर्ड विद अ मजल वेलोसिटी ऑफ 1000 फीट द टैंक रिकॉइल्स विद अ वेलोसिटी ऑफ। देखो इसमें बाहर से तो कुछ आदमी नहीं आया, कोई आदमी नहीं आया बाहर से, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा, टैंक और तोप की बात हो रही है, तो इसका मतलब मोमेंटम कंजर्व रहेगा क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स चेंज नहीं हुआ। तो क्या मोमेंटम ऑफ टैंक, क्योंकि ये एक ही सिस्टम है, क्या मोमेंटम ऑफ शेल के बराबर होगा? ये बात पल्ले पड़ती है तुम्हें? सर एक बार दोबारा। ये टैंक है इस टाइप का कोई, और यहाँ लगा हुआ है मजल, इसमें से निकलेगा बारूद का गोला, तोप, ये रहा, ठीक है। ये पूरा का पूरा सिस्टम है, इस सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, तो इस सिस्टम में इनिशियल और फाइनल मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा। ये बात समझ आती है? अरे आती है तो हाँ बोलो, नहीं आती है तो ना बोलो। बता दो कब तक रखना मौन व्रत। ठीक है, तो अगर इसमें एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो इसका इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम कंजर्व्ड है। तो पहले तो सब कुछ टैंक के पास था, तो टैंक का मोमेंटम था इनिशियली। अब टैंक ने अपना शेल आगे बढ़ गई, अब सिस्टम चेंज हो गया, तो अब शेल के पास है सारा का सारा वही मोमेंटम, तो टैंक का मोमेंटम ही तो शेल का मोमेंटम बनेगा। एक तरीके से ये इनिशियल मोमेंटम था, और फाइनली जब शेल निकल रही है तो ये मोमेंटम है, और एक्सटर्नल फोर्स है नहीं, तो क्या इनिशियल फाइनल बराबर होंगे मोमेंटम वाइज? क्योंकि मोमेंटम स्टेट तब तक चेंज नहीं होती जब तक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो रहा हो किसी सिस्टम पे। तो क्या शेल क्या है इसमें? शेल तोप का गोला, ये जिस पे एरो मारा है मैंने गोली की शेप में, ये जो जा रहा है, जिससे जो गिरते ही, अरे जो आजकल इजराइल वगैरह खेल रहे हैं, इधर से छोड़ते हैं उधर गिर जाते हैं, शेल होता है तोप का गोला। अरे तोप नहीं होती जिसमें एक लोहे की बॉल डाल देते हैं और पीछे बत्ती लगा देते हैं, और ये फिर ये लोहे की बॉल आगे भागती है और किसी के ऊपर जाके गिर जाती है। हिस्ट्री में पढ़ा होगा ना छोटी छोटी क्लासेस में कि उनने तोप छोड़ दी किले से, वही वाली है ये, ठीक है। तो मोमेंटम ऑफ टैंक और मोमेंटम ऑफ शेल बराबर रहेंगे। तो अब अपना क्वेश्चन क्या कह रहा था दोबारा देखते हैं। अब उसने मेरे को कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, मोमेंटम कंजर्व होने का मतलब मास ऑफ टैंक और वेलोसिटी ऑफ टैंक का प्रोडक्ट बराबर रहेगा मास ऑफ शेल और वेलोसिटी ऑफ शेल के। इसमें से मुझे मास ऑफ टैंक दिया हुआ है 12,500 पाउंड इनटू वेलोसिटी दी हुई है उसने ऑफ ए स्मॉल शेल, नहीं शेल का दिया हुआ है स्टेशन, नहीं ठीक है। टैंक का मास दिया उतना, इतना शेल का मास दिया हुआ है इतना, वीटी मुझे नहीं पता, टैंक की वेलोसिटी नहीं पता है अभी। तो शेल का मास उसने 25 पाउंड दिया, बहुत ही बढ़िया, और फायर किया मजल 1000 फीट पर सेकंड से। तो एक तरीके से फुट पाउंड सिस्टम पे चल रहा है, फुट पाउंड सेकंड सिस्टम पे चल रहा है। तो उसमें अपना आंसर अपने आप ही सारा का सारा डेटा फीट पर सेकंड में आएगा, कोई टेंशन लेने की बात ही नहीं है। मुझे यहाँ से वीटी निकालना है, बस इतना सा है क्वेश्चन। तुम्हें मोमेंटम कंजर्व करना था, जो कि मैंने बताया भी हुआ था। लो इसी तरीके से पढ़ाए थे कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा, हम जिसको हमने सिस्टम मान रखा है उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो मोमेंटम इनिशियल और फाइनल कंजर्व रहेगा। इनिशियली टैंक के पास था मोमेंटम, फाइनल शेल के पास है, लेकिन रहेगा तो कंजर्व ही ना, होगा तो बराबर ही। तो अब यहाँ से निकालना है हमें इसको, 3 0 से 3 0 विराजमान हो चुकी है। अब ये आएगा 25/125 जिसको बोलेंगे हम 1/5, और 1/5 फीट पर सेकंड में आएगा आंसर, क्योंकि वो फुट पाउंड सेकंड सिस्टम में चल रहा है। तो 1/5 फ्रैक्शन में कितना हो जाएगा? 0.2 फीट पर सेकंड। इतना सा सवाल था बस ये, ठीक है। किसी को दोबारा पूछना है? इसमें कुछ रह गया हो 31 में? ठीक है। 32
33, 34, 32. 32, 33. 32 भी 33 भी ठीक है, सारा ही टेस्ट कर रहे हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ गया? अच्छा इससे अगला, अ बॉम्ब ऑफ 12 kg एक्सप्लोड इनटू 2 पीसेस ऑफ मास 4 किलो 8 किलो, वेलोसिटी ऑफ 8 kg, मास इज 6, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अदर मासेस। देखो अगेन तुम्हें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम नहीं आ पा रहा। 12 किलो का बट्टा था, आसमान में जाके फटा, फटते ही उसके 2 टुकड़े हुए, एक टुकड़ा हुआ 4 का, खतरनाक लोग हैं। एक बट्टा हुआ 8 किलो का, ठीक है, एक्सप्लोजन हो गया, 2 भागों में टूट गया। अब इनकी वेलोसिटी है, इसकी वेलोसिटी 4 किलो वाले की 8 किलो वाले की दी हुई है, 8 किलो वाले की वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड है मान लो। इसकी कहीं तो भी किसी भी डायरेक्शन में होगी कुछ, v4 मान लिया हमने, है ना। तो जब ये फटा, सारी की सारी एनर्जी इसी से ही तो मिली इन्हें, और बाहर से तो कोई कुछ आया ही नहीं। तो जो अपना सिस्टम है, फिर से उसको कोई एक्सटर्नल वर्क डन तो मिला ही नहीं है बेचारे को। तो क्या इनिशियल और फाइनल मोमेंटम या फिर इन दोनों का मोमेंटम फिर से कंजर्व रहेगा? क्या 4v4 इक्वल्स टू 8 इंटू 6 रहेगा, और 4 से 2 काट लेंगे तो क्या 12 आ जाएगा। 12 मीटर पर सेकंड आ गई इसकी रफ्तार। तो 4 किलो वाला कितने से दौड़न दौड़ी कर रहा है? 12 मीटर पर सेकंड। और अगर ऐसा है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बेचारे की क्या रही होगी? हाँ, मास है 4 और 12 का स्क्वायर 144, 2 से हमने ये 2 काट लिया, 144 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 8 2 288 आ जाएगा। यही आंसर है। तुम बस थोड़ा सा इस बात में हिचकिचा रहे हो कि भाई अपना अगर मोमेंटम कंजर्व, अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है सिस्टम पे तो मोमेंटम कंजर्व रहता है, ठीक है। सर ये मैंने ऐसे करा था, आपने पिछली बार टेस्ट में बताया था कि ऐसी कोई एक्सप्लोजन वाला था, दोनों का मोमेंटम कंजर्व है, तो मैंने मोमेंटम निकाल लिया था और दोनों मोमेंटम सेम है तो दोनों के मोमेंटम को सेम रख दिया था वो, और काइनेटिक एनर्जी वाली जो दोनों का रिलेशन है वो कर दिया था, तो उससे एक की वेलोसिटी दे रखी थी और एक की काइनेटिक एनर्जी निकल गई थी उससे। हाँ, उससे भी हो जाएगा, तो एक ही बात है वो। वैसे तुमने उस एक्सप्रेशन को काइनेटिक एनर्जी पे दोनों की काइनेटिक एनर्जी निकाल के कंपेयर कर ली, फिर और निकाल ली दूसरे वाले की पहले वाले से कंपेयर करके, या वेलोसिटी निकाल के पुट कर दो उसमें, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं। 33 देख लेते हैं। 33 राइफल बुलेट लूजेस। अरे यार ये कितनी बार कराओगे? 2 बार करा चुका हूँ मैं क्लास में, 2 बार। याद करो मैंने इसको इस तरीके से करा रखा है, और एक बच्चे ने पूछा भी था, फिर डायरेक्ट वैल्यू रखवाई थी मैंने तुम्हें उसमें। 2-3 बार कर चुके भैया ये एक फट्टा है, ब्लॉक है कोई। इस ब्लॉक में से अगर इधर से u वेलोसिटी से पार्टिकल आता है तो इस साइड जब वो निकलता है तो उसकी वेलोसिटी n टाइम्स घट जाती है। तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी इस ब्लॉक से निकलने के बाद? u माइनस यू बाई एन। तो वो कितनी हो जाएगी? n u माइनस यू अपॉन n, जिसको हम बोल देंगे u कॉमन लेके u n माइनस 1 बाई n। इसको फाइनल वेलोसिटी मान लेंगे इस केस में, इसको इनिशियल वेलोसिटी मान लेंगे, और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे। फिर हम देखेंगे मुझे n नंबर ऑफ फट्टे निकालने हैं, तो हम मान लेंगे कि वो मान लो y डिस्टेंस तक अगर मैंने x फट्टे लगाए तब जाके ये u फाइनली घटते घटते 0 हो जाएगा। तो इस केस में फाइनल वेलोसिटी 0 होगी, और ये कितने फट्टे होंगे वो हम मान लेंगे कैपिटल N, और एक फट्टे की विड्थ मान लेंगे x। तो अगर मैं x को ऐड करता चला जाऊं n टाइम्स, तो क्या y आ जाएगा? तो क्या कैपिटल N इंटू एक्स वाई आ जाएगा। और n क्या है? नंबर ऑफ फट्टे, 1 2 3 मैंने n फट्टे लगाए हुए हैं, और एक की विड्थ x है, तो टोटल विड्थ y है जो कि nx के बराबर है। तो यहाँ से नंबर ऑफ फट्टा y बाय x आ जाएगा। और यहाँ पे भी तुम्हें डेटा पता है कि ये u है, फाइनल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलेरेशन दोनों केस में सेम ही घट रही होगी, सेम रिटार्ड हो रही होगी। तो यहाँ से थर्ड इक्वेशन लगाओ, यहाँ पे भी थर्ड इक्वेशन लगाओ, दोनों को डिवाइड कर दो, वहाँ से कैपिटल N निकल के आ जाए। कितनी बार कराऊँ भाई ये सवाल?
ट्राई करना दोबारा से, नहीं होगा तो फिर बता ही देंगे, बट एक बार भी ट्राई करो, जब 2 बार कराया हुआ है क्लास में वो भी, तो फिर तो ट्राई करना बनता है एक बार। और मैंने तुम्हें हिंट भी दे दिया, ऑलमोस्ट सॉल्यूशन ही बता दिया। 33 के बाद 34, 35, 35 देख लेते हैं। 35 में कह रहा है the mass 1 gram and 4 gram moving with equal kinetic energies, ratio of magnitude of their linear momentum is। मोमेंटम पूछा है। अच्छा, क्या मोमेंटम को हम लिख सकते हैं √2m_k, है ना? अब वो कह रहा है इक्वल काइनेटिक एनर्जी है, तो मेरा मान लो कोई P1 है, उसकी तो काइनेटिक एनर्जी 2m_ke1 हो गई। P2 है, उसकी काइनेटिक एनर्जी 2, मास अलग अलग है दोनों का, m1 m2 ke2 हो गई। और उसने बोला काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो ke1 ke2 बराबर होंगे, और अगर दोनों का रेशो लूंगा तो कौन कौन उड़ेगा? √ke √2 तो बचेगा क्या? P1/P2 बचेगा √m1/m2। अब इसमें तुम्हें बस उठा के मास रख देना है। क्या कर पाओगे? हो जाएगा भाई, कुछ तो बताओ। हाँ हाँ ठीक है। 36 भी देखो। 36 kinetic energy of body is increased by 300%, its momentum will increased by, अरे यार ये तो क्लास में कराएगा, तुम मेहनत करना चालू करो, ये ऐसे काम नहीं होने। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रही थी 300%, तो अगर पहले वो 100 थी, अब कितनी हो गई? 400। FKE इनिशियल 100 मानी मैंने, तो अब वो कितनी बढ़ गई? 300% बढ़ गई। तो 100 पे 300% बढ़ने का मतलब हुआ अब कितनी होगी? इसको लिखते हैं के इनिशियल पहले, देन के ई फाइनल। क्या 400 हो जाएगा? ठीक है, बढ़ी कितनी है? 300। 300% बढ़ने का मतलब ये है 100 पे 400 हो गई, है ना? पूछ के रहा है वो बेचारा, वो पूछ रहा है तुमसे मोमेंटम मोमेंटम किस हिसाब से इंक्रीज होगा। तो मोमेंटम देख लेते हैं। मोमेंटम अगेन √2m_ke होता है, 2m_ke होता है। अब मुझे निकालना है कि मोमेंटम कितना इंक्रीज हुआ होगा। तो बाद में मोमेंटम कितना हो चुका है? 2m, काइनेटिक एनर्जी 400, माइनस पहले कितना था? 2m100। और कितने पे आया ये चेंज? ओरिजिनल कितना था? 2m100। इनिशियल मोमेंटम ये था ना, फाइनल मोमेंटम ये है। तो फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन ओरिजिनल, जो कि इनिशियल ही था, वो कितना था? और परसेंटेज में निकालना है, 200 कर दो। ठीक है, तो तुम्हें लग रहा √2m कट जाएंगे ऊपर नीचे से कॉमन आके, तो ऊपर क्या बचेगा? √400 माइनस √100 बटा में √100। √400 कितना हो जाएगा अपना? √400 बन जाएगा 20, माइनस √100 हो जाएगा 10, नीचे कितना आ जाएगा? 10, इंटू में कितना आ जाएगा? परसेंटेज में निकाल रहे हैं क्योंकि 100, तो 20 माइनस 10, 10 बटा 10, 1 इंटू 100, 100 क्या 100% इंक्रीज होगा मोमेंटम। और मैंने वही फॉर्मूला लगा दिया जो क्लास में बताया था कि अगर कभी भी तुम्हें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट निकालना हो तो तुम क्या करते हो? जो फाइनल परसेंटेज है उसमें से इनिशियल जो परसेंटेज है वो घटा के जो ओरिजिनल परसेंटेज थी, जिसको इनिशियल बोल रहे हैं, 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज लिख देना है। क्या वो अप्लाई होता हुआ दिख रहा है तुम्हें प्रैक्टिकली?
36 पूछना है किसी को दोबारा, किसी को कोई दिक्कत रही हो 36 में? थर्टी सिक्स में कोई डाउट भाई? हाँ ना, कुछ तो बोल दो। नो सर। No, ठीक है no. ठीक है ठीक है। 36 के बाद 37, 37 के बाद 38, ठीक है। 38 कराना है। ये जो हाथ रेज हुआ 38 के लिए हुआ है क्या? अरे बता तो दो यार, एटलीस्ट माइक ऑन करके बता तो दिया करो अगर कोई कंफ्यूजन है तो। ठीक है। 39, ठीक है 39। A free body of mass 8 kg is traveling at 2 meter per second in a straight line at a certain instant. The body split into two equal parts due to internal explosion which releases 16 joule of energy. Neither part leaves the original line of motion finally. Both part continue in the same direction as इसको मैं क्लास में कराऊंगा। एक काम करते हैं फिर, अभी हमारा कितना हो चुका है? 39 पूछा है ना तुमने, 39 टू 45, ये 6 क्वेश्चन है। ये फटाफट क्लास में 5-10 मिनट में करा दूंगा मैं, बहुत तेजी में आते ही। Okay. ठीक है, ओके सर। अभी इतने से काम चला लो। तो अभी ओवर कर रहे हैं है ना, क्योंकि अब ये लिखने में बहुत दिक्कत कर रहा है, और ये जो क्वेश्चन नंबर 39 है क्लास में ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ऑनलाइन ऐसे मज़ा नहीं आएगा इसमें। ठीक है। सर अभी आप कुछ पर्सनल डाउट्स ले सकते हो? कितने हैं? सर 2-3 है बस पर्सनल डाउट्स, मतलब कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है जो डाउट्स हैं। ठीक है, फटाफट पूछ। ठीक है, एक सेकंड। एक सेकंड सर। तो देख सकते हो क्या चीज़? सर इसकी पीडीएफ जो क्वेश्चन कराए हैं हाँ हाँ भेजूंगा पीडीएफ, क्यों दिक्कत, उसमें दिक्कत क्या लेनी है। पिछली बार भी अब वो लिंक चालू है, उस पर क्लिक करोगे, पिछले वाली जो पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में डाली हुई थी वो अब खुलेगी तुम्हारी, कर दिया मैंने उसका जुगाड़। सर हमारा वर्क डन पाथ पे डिपेंड करता है? नहीं करता ना, तो फिर लाइक जब हमने दूसरे सब्जेक्ट्स में जैसे कि केमिस्ट्री में हमने जब पढ़ा था तो उसमें कहा था कि वर्क डन पे एक पाथ फंक्शन है। ये पॉसिबल कैसे है? लाइक अगर वो पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा तो फिर वर्क डन हमारा पाथ फंक्शन कैसे हो सकता है? कहाँ केमिस्ट्री में, किस जगह पे? थर्मोडायनेमिक्स। अच्छा, तो तुमने क्या क्या पढ़ा है अभी थर्मोडायनेमिक्स में, थोड़ा बहुत बताओ। उससे रिलेटेड जो तेरा डाउट है उससे रिलेटेड क्या क्या पढ़ा है थर्मोडायनेमिक्स में? मतलब हमने थर्मोडायनेमिक्स में बस सर ने हमें ऐसे ऐसे समझाया था पाथ फंक्शन से रिलेटेड कि हमारा जो वर्क डन और चार्ज होता है वो पाथ पे डिपेंड करता है, और उन्होंने 1-2 एग्जांपल्स दिए थे और उन्होंने बताया था कि हमारा स्टेट फंक्शन कौन सा होता है, उसके हिसाब से उन्होंने फिर फॉर्मूले लिखवाए थे। जैसे एक आधा फॉर्मूला बता। जैसे कि हमारा जैसे कि PV इक्वल्स टू nRT ऐसे टाइप्स के फॉर्मूले लिखवाए थे। मेरी थर्मो अच्छी नहीं है तो मुझे ऐसे आइडिया नहीं है, बट लिखवाए थे। वहाँ पे जिस पाथ की बात हो रही है ना वो होता है मीन फ्री पाथ। तब वो क्या होता है? और हाँ वही ना यही तो दिक्कत है। तो तभी तो मैं थर्मोडायनेमिक्स सबसे लास्ट में पढ़ाने की बात कर रहा था तुमसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे। NCERT का मैं तुम्हें पहले पढ़ा दूंगा ताकि तुम 11th में अच्छा स्कोर कर लो, लेकिन कॉम्पिटिटिव जैसे जिस तरीके से जिस टेस्ट में जिस फ्लेवर में मैं पढ़ाता हूँ वो वाला फ्लेवर मैं सबसे लास्ट में कराऊंगा थर्मोडायनेमिक्स। 12th के एंड में मतलब, या फिर 11th के एंड में? पूरे सिलेबस के एंड में। लास्ट टॉपिक तुम्हारे ग्रेविटेशन, थर्मोडायनेमिक्स और यही होंगे, फ्लूइड और इलास्टिसिटी। ठीक है सर। क्योंकि ये चैप्टर फिर छोटे हो जाएंगे काफ़ी, वरना बहुत बड़े हैं ये। अगर मैं तुम्हें सिलेबस के बिल्कुल आखिरी में कराऊंगा ना तो तुम्हें सारी फिजिक्स का ओवरव्यू होगा और तुम रिलेट कर पाओगे, और मेरे को एक एक चीज़ अलग अलग जगह नहीं बतानी पड़ेगी, तो तुम बहुत जल्दी कर पाओगे। तो जैसे अगर इसको 15-16 लेक्चर का जाता, अगर थर्मोडायनेमिक्स में भी 20 लेक्चर का अगर जाता तो वो 10 में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। और सर एक और चीज मुझे पूछनी थी, आपने जब हमें वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर मल्टीपल पार्टिकल सिस्टम का आपने वो जब बताया था तो फिर आपने हमें ये लिखवाया था कि वर्क एक आपने उसे क्या कहते हैं
इंक्लाइन प्लेन में आपने उससे एक फॉर्मूले से रिलेट करवाया था कि वर्क डन, एक्सटर्नल वर्क डन इक्वल्स टू mgh प्लस म्यू mg cos थीटा इनटू s। लेकिन सर यहाँ पे मेरे को पूछना है कि काइनेटिक एनर्जी हमारी नहीं आएगी वहाँ पे? नहीं, मैंने मिनिमम भी तो लगाया था ना वहाँ पे, देख सर पीडीएफ लेकिन खोल एक बार। काइनेटिक एनर्जी तो तब भी आएगी ना जब नीचे जा रहा होगा, तो फिर यही आपको इसीलिए तो मैं माइनस बोलता हूँ, इसीलिए तो मैं बोलता हूँ क्लास मिस नहीं करनी है। अभी भी वही बताया मैं अब चौथी बार बता रहा हूँ ये चीज़। मैंने क्लास ली थी और मैंने रिकॉर्डिंग भी देखी थी। अरे वो वाली क्लास नहीं, उसके अगले वाली क्लास में, और फिर अभी जो सैटरडे को क्लास हुई थी उसमें, और अभी जो लाइव क्लास चल रही है अभी ऑनलाइन, इसमें भी मैंने कहा कि अगर वर्क डन, मिनिमम वर्क डन की बात करें तो हम काइनेटिक एनर्जी को कुर्बान कर देते हैं, वो सिर्फ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर आता है। अगर मिनिमम वर्क डन की बात नहीं हो रही, इस मिनिमम वर्क डन से एक्स्ट्रा जो भी काम करेंगे वो कंट्रीब्यूट करेगा काइनेटिक एनर्जी को। और ये बात, हाँ अब मेरे को याद आया, मैंने उस क्लास में भी बताई है ये वाली बात। लेकिन सर आपने तो एक्सटर्नल लिखवाया था ना, आपने ऐसे मिनिमम तो नहीं लिखवाया था, तो फिर उसमें काइनेटिक एनर्जी क्यों नहीं आया फिर? नहीं और मैंने म्यू mg cos थीटा इनटू s कैसे आ गया अगर सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं फिर तो? एम जी कि हमारा म्यू mg cos थीटा इनटू s कैसे आ गया अगर हम सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, जब हमने mgh ऑलरेडी ऐड कर दिया उसे? तो वर्क डन, मिनिमम वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स भी निकाल रहे हो, मिनिमम वर्क डन बाय फ्रिक्शन भी निकाल रहे हो, तो फ्रिक्शन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। और जो मैंने तुम्हें वर्क एनर्जी थ्योरम मल्टीपल पार्टिकल सिस्टम के लिए लिखवाई थी, वो लिखवाई थी वर्क डन बराबर होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन बाय फ्रिक्शन उसमें ऐड करते हैं हम हमेशा ही, है ना। तो अगर मेरे को मिनिमम वर्क डन चाहिए तो उससे इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और काइनेटिक एनर्जी अपनी कुर्बान हो जाएगी, क्योंकि मिनिमम वर्क डन कर रहे हैं। देख मैं एग्जांपल देता हूँ तेरे को शॉर्ट में समझाने के लिए। एक छोटा सा जवान बच्चा है और एक बूढ़ा है, दोनों सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, दोनों सेम हाइट चढ़ रहे हैं, लेकिन जो बूढ़ा इंसान है वो धीरे धीरे चढ़ेगा सीढ़ियाँ, और वो अपनी कोई काइनेटिक एनर्जी खर्च नहीं कर रहा। जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी आखिरी सीढ़ी पे चढ़ते हुए भी, क्या वही उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी? यस सर। धीरे धीरे चढ़ रहा है, उसने क्या काइनेटिक एनर्जी में चेंज लिया बता? तो फिर मतलब हम ये कह सकते हैं कि मिनिमम वर्क डन में हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। हाँ, वेलोसिटी सेम रहती है और इसी वजह से कुर्बान हो जाता है। और अब देख, अब मैं तेरे को याद दिलाता हूँ, मैंने वहाँ पे कहा था कि अगर इस इंक्लाइन प्लेन पे अगर मैं एक कंडीशन ना डालूं कि पार्टिकल को स्लोली मूव ना कराए, अगर तेजी से मूव करा दें, तो क्या फिर मुझे इसमें काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऐड करना पड़ जाएगा और बाकी कुछ भी चेंज नहीं आएगा? बोला था ये। हाँ, क्योंकि एक्सेलेरेशन आ जाएगा ना फिर। तो बताया हुआ है मैंने, देख वहाँ पे भी बताया हुआ है। तो जो एक्स्ट्रा वर्क डन होता है मिनिमम के बाद, वो काइनेटिक एनर्जी को कंट्रीब्यूट होता है, वो उसको दान होता है। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है। और कोई डाउट? नहीं। ठीक है, तो क्लास एंड करते हैं।